आज मैं फिर आप सभी के लिए क्लास 8 के छात्रों के लिए फिर से लेके आया हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेसन को। सबसे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि यहाँ जो है आप लोगों को जो भी दिखेगा, जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आपको हाईलाइट होकर दिखेगा। मैं उम्मीद करता हूँ अभी जैसे देखिए आप लोगों को मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसी को शुरू करते हैं। आप लोगों को कल के वीडियो में जो है मैंने बहुत सारी चीज़ों को बता दिया था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पास्चुराइजेशन, मतलब बहुत सारे न्यू वर्ड्स जो हैं इन सभी को मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको जहाँ तक पढ़ा दिया था पहले मैं वहाँ ले चलता हूँ आपको। मैंने आपको पढ़ा दिया था रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे ये ओपन हो रहा है ना। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कहाँ से, तो रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने पूरा पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। तो आज जो है मैं शुरू करने वाला हूँ द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैं यहीं से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। लिखा हुआ है कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेंजेज इन साइज फ्रॉम 0.015 माइक्रोन टू मोर देन 100 माइक्रोन। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसका जो साइज होता है ये बहुत छोटा भी होता है ना। और छोटा होने के साथ साथ ये इतना छोटा होता है कि कुछ तो दिखाई देता ही नहीं, मतलब बगैर आपको है ना माइक्रोस्कोप लगाए हुए आपको किसी भी हालत में दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इनका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, 0.015 माइक्रोन से लेकर ये 100 माइक्रोन्स तक के होते हैं, है ना। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि thus we find that there are 5 major groups of microorganism, है ना। तो इससे साइज के मुताबिक जो है और भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक जो है इसको 5 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 अलग अलग भाग का नाम है ना। साथ में आप लोगों को इसके बारे में नीचे और डिटेल में भी पढ़ाया गया है, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, है ना। आप लोगों को ये एक चीज़ और मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा नोट्स है बाबू, ये आपका बुक नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मेरे बुक से तो मैच नहीं कर रहा, तो मैं आप सबों को एक बात साफ साफ कर दूं, है ना, ये आपका बुक नहीं है, ये नोट्स है। और इस नोट्स को जहां से मैं पढ़ाऊंगा जिस दिन, वहां से आपको जहां तक मैं पढ़ाऊंगा वहां तक आपको आपके फेयर कॉपी में करके मुझे आपको इसको भेजना है। शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक आप लोगों सभी को फेयर कॉपी में करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, और साथ में इसको घर पे रह के आप लोगों को याद भी करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 5 ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहला ग्रुप जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो है एल्गी, जिसका सिंगुलर होता है एल्गा, है ना। नंबर 2 पे है बैक्टीरिया, जिसका सिंगुलर क्या होता है, तो बैक्टीरियम होता है। नंबर 3 पे है फंगी, जिसका सिंगुलर होता है फंगस। नंबर 4 पे है प्रोटोजोआ, जिसका सिंगुलर होता है प्रोटोजोआन। और नंबर 5 पे है वायरस, जिसका सिंगुलर होता है वायरस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब अलग अलग करके एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एल्गी के बारे में। लिखा हुआ है कि एल्गी आर एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स फाउंड इन पडल्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, ओशियंस। एल्गी जो होता है एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स होता है। एल्गी क्या होता है, तो ये एक प्रकार का एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स होता है जो कि पाया कहाँ जाता है, तो ये आपको मिलेगा कहाँ, पडल्स में, है ना, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में, ओशियंस में। लिखा हुआ यू माइट हैव बीन सीन सम ब्राइट ग्रीन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, टैंक etc. पीपुल कॉल्ड इट पॉन्ड्सकम, है ना। बहुत जगह पे आप देखे होंगे कि जहाँ पानी एक सरह जमा रहता है ना, जहाँ पानी जो होता है आपका बह के आता है और वहीं जम जाता है, तो वैसे जगह पे आप देखे होंगे कि वहाँ पे जो होता है वाटर के सरफेस पे एक ग्रीन लेयर बन जाता है ना। लोग इसको पॉन्ड्सकम भी कहते हैं। अब लिखा हुआ है एल्गी मे बी सिंगल सेल्ड, मल्टी सेल्ड और कॉनिकल। ये जो एल्गी होता है आपका एक सेल वाला भी हो सकता है, जिसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। मल्टी सेल वाला बहुत सारे सेल्स का हो सकता है, जिसको हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं, या फिर कॉलोनिकल के फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ कि दिस आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल, है ना। इसका मतलब है कि एल्गी आपका क्या है, तो एल्गी जो है आपका वो है ऑटोट्रॉफ है ना। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं कि दिस आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल, है ना। ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास क्लोरोफिल होता है, और आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं, है ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लेसन में, कि जिस के लिविंग थिंग के पास अपना क्लोरोफिल होता है वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, और इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। दस दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड मेक देयर ओन फूड। इसका मतलब ये हुआ कि एल्गी जो आपका है वो है क्या, तो वो है ऑटोट्रॉफ, ये अपना भोजन खुद से बना सकता है। तो आप लोगों को यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि सम टाइप्स ऑफ एल्गी में पोसेसेस पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल। कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं
जिनके पास वैसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि क्लोरोफिल नहीं होते या क्लोरोफिल के अलावे होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के अनुसार, झिल्लियों के अनुसार, है ना, दे आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। इनको जो है क्या किया गया है कि इनके पिगमेंट्स के अनुसार, झिल्ली के अनुसार, है ना, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो ग्रीन एल्गी का, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला जो है वो ग्रीन एल्गी का, और इसमें लिखा हुआ भी है कंटेनिंग क्लोरोफिल, आप लोगों को दिखाई दे सकता है, दिखाई दे रहा होगा, है ना, कंटेन ओनली ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, मतलब जो हरा एल्गी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट, जिसके कारण, है ना, उस ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्लोरोफिल। चलिए नंबर बी पे आते हैं। नंबर बी पे लिखा हुआ है ब्राउन एल्गी कंटेन ब्राउन पिगमेंट एलॉन्ग विथ क्लोरोफिल, है ना। क्या होता है कि ब्राउन एल्गी में क्या होता है कि क्लोरोफिल तो होता ही है, साथ साथ में इसके पास एक और पिगमेंट होता है जिसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। अगला है आपका रेड एल्गी कंटेन रेड एंड ब्लू पिगमेंट्स एलॉन्ग विथ क्लोरोफिल, आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाईलाइट मैंने करके रखा है ना। जहां जहां मैं सेंटेंस पढ़ाते चलूंगा हाईलाइट करते रहूंगा, और इस दौरान आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करके, है ना, आप लोग नोट्स बनाने का काम करेंगे, नोट्स में इसको अच्छे तरीके से नोट करेंगे, है ना, फेयर कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करेंगे, और शाम 4 बजे से 6 बजे तक आप इनको भेजने का भी प्रयत्न करेंगे। तो रेड एल्गी जो होता है उसमें कौन कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो उसमें रेड और ब्लू पिगमेंट पाया जाता है, किसके साथ, तो क्लोरोफिल के साथ। तो आइए अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं ग्रीन एल्गी से। आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ग्रीन एल्गी, लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर दे आर क्लासिफाइड एज यूनिसेलुलर एल्गी, है ना। इनको जो इनके स्ट्रक्चर के मुताबिक है इनको बांटा गया है किसमें, तो यूनिसेलुलर एल्गी में, और बांटा गया है इनको मल्टीसेलुलर एल्गी में। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ फर्स्ट नंबर में यूनिसेलुलर एल्गी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सेकंड नंबर में मल्टीसेलुलर एल्गी। तो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर जो एल्गी है ग्रीन एल्गी, इनको 2 भागों में बांटा गया है। यूनिसेलुलर एल्गी जिसको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कैल्मीडोमोनास, इसको नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं कैल्मीडोमोनास एंड क्लोरेला, है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैल्मीडोमोनास यूजेस फ्लैगिला फॉर मूविंग इन वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये फ्लैगिला क्या होता है जो मैं बताता हूँ। जैसे हमारे सिर में बाल होता है ना, अगर हमारा बाल बड़ा बड़ा हो और आप पानी में कहीं डुबकी लगा लें नदी वगैरह में, तो आपका बाल जो है ना थोड़ा सा पानी में एकदम स्मूथली मूव करता है। तो उसी तरीके से इनके शरीर के बाहर भी एक फ्लैगिला होता है जिसकी सहायता से ये क्या करते हैं, तो मूवमेंट पानी में करते हैं। लिखा हुआ क्लोरेला हैज कप्ड शेप, क्लोरेला जो होता है, ये जो क्लोरेला आपका ग्रीन एल्गी है, इसका शेप कैसा होता है, तो कप्ड शेप होता है। इट इज कॉमनली यूज्ड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर में मल्टी सेलुलर एल्गी, फॉर एग्जाम्पल अस्प्राइग्रा, यूलोथ्रिक्स आर कॉमनली फाउंड फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। आप लोग यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि मल्टी सेलुलर एल्गी है, जैसे कि एग्जांपल में अस्पाइग्रा, है ना, यूलोथ्रिक्स, है ना, ये सब क्या होते हैं कि असामान्य तौर पे आपको जो है पानी के सरफेस पे तैरते हुए नजर आ जाएंगे। अस्पाइग्रा filaments are made up of cylindrical cell placed in a line like a ladder, they are unbranched। ये जो अस्पाइग्रा होता है इसका फिलामेंट जो होता है वो बना हुआ होता है सिलेंड्रिकल सेल्स का, और देखने में आपको एक सीढ़ी के जैसा लगेगा। देखने में कैसा लगेगा, सीढ़ी के जैसा। एंड दे आर अनब्रांच, मतलब ये जो होते हैं किसी से जुड़े हुए नहीं होते। चलिए अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। अब हमको जानना है क्या एल्गी के कुछ विशेष गुणों के बारे में, तो आइए हम लोग इनको स्टडी कर लेते हैं। लिखा हुआ देयर इज बॉडी इज कॉल्ड थैलस which is not differentiated into roots, stems and leaves, है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ थैलस, अभी आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया हुआ है कि देयर बॉडी इज थैलस which is not differentiated into roots, stems and leaves। इनका बॉडी जो होता है थैलस होता है। कहने का मतलब कि जैसे आप बड़ा बड़ा पौधा देखते हैं तो उसमें जो होता है आप लीव्स को, स्टेम को, रूट्स को, शूट्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, है ना, सभी चीज को अलग अलग करके स्टडी कर पाते हैं, जबकि इनका बॉडी जो होता है थैलस होता है, इनमें अलग अलग करके देखना पॉसिबल नहीं होता है। चलिए इनके एक एक प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। नंबर 1 पे जो लिखा हुआ वो है दीज आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल। ये जो एल्गी होता है ये प्लांट जैसा ऑर्गेनिज्म होता है और इनके पास पहले से क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका मतलब है ये कि ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं और ये अपने भोजन खुद से तैयार कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि दिस में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये जो होते हैं आपके एल्गी, है ना, ये एल्गी जो होते हैं आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। लिखा हुआ है कि द साइज इज वेरिएबल, इनके साइज
वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल करने का मतलब कि इनका कोई फिक्स आकार नहीं होता है। इट रेंजेस फ्रॉम माइक्रोन अक्रॉस ए सेवरल मीटर्स, ये बहुत छोटे भी होते हैं और ये कुछ बड़े भी होते हैं। कहने का मतलब है कि इनका साइज इतना छोटा होता है कि हो सके ये आपको नजर ना आए, और या फिर इनका साइज इतना बड़ा होता है कि आपको नंगी आंखों से भी नजर आ जाए। लिखा हुआ यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक एसिटाबुलेरिया may be 1 meter across while multicellular form seaweed may be even a few meters long। एक जो है यूनिसेलुलर जो है एसिटाबुलेरिया, ये जो होता है आसपास आपके जो होता है 1 मीटर के आसपास होता है, जबकि मल्टीसेलुलर जो सीवेड्स होते हैं वो कई मीटर तक लंबे होते हैं, है ना। चलिए 4 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि लिखा हुआ द शेप ऑफ एल्गी इज ऑल्सो वेरिएबल। ए सिंगल सेल ऑफ एल्गी मे बी स्फेरिकल शेप्ड, रॉड शेप्ड, क्लब शेप्ड और स्पाइंडल शेप्ड। आप जानते हैं कि ये जो एल्गी होता है इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो वो वेरिएबल होता है ना। जबकि एक सिंगल सेल का जो शेप हो सकता है वो कैसा हो सकता है, तो हो सकता है स्फेरिकल शेप का हो सके वो रड शेप का हो सके वो क्लब्ड शेप का हो, या फिर वो स्पाइंडल शेप्ड का भी हो सकता है। अगला है द मल्टीसेलुलर एल्गी में फॉर्म कॉलोनीज। मल्टीसेलुलर एल्गी जो होता है वो क्या करता है कि वो कॉलोनीज का फॉर्मेशन भी करता है। आप लोगों को आराम से आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मल्टीसेलुलर जो एल्गी होता है वो क्या कर सकता है, तो वो कर सकता है क्या, कॉलोनी का फॉर्मेशन भी कर सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6 नंबर में आप देख सकते हैं कि सम एल्गी पोसेसेस फ्लैगिला फॉर मूविंग इन वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि फ्लैगिला की सहायता से, फ्लैगिला जो होता है एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जैसे मछली में फिन होता है, फिश में फिन होता है, उसी तरीके से आपका एल्गी में फ्लैगिला भी होता है जो कि उसको पानी में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अब हम लोगों को जानना है यहाँ से यूजेस ऑफ एल्गी के बारे में, है ना। हम लोगों को आप जानना है यूजेस ऑफ एल्गी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीन पे आपको सारी चीज साफ साफ नजर आ रही होगी। वीडियो क्वालिटी इसकी अच्छी होती है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा। आप वीडियो को आसानी से पॉज करके अपने नोट्स को लिख सकते हैं। फिर से मैं एक बात आप लोगों के बीच दोहरा दूं कि ये जो है बाबू आप लोगों का किताब नहीं है, आप लोग किताब से मैच करने का इसको प्रयास ना करें, है ना। ये नोट्स है ना, और आपको नोट्स मैंने बना के ये बाज़ाब्ते PDF फाइल में मैंने कर दिया है। जैसे ही आपको ये वीडियो आपको रिसीव होगा, जैसे ही आपको ये वीडियो आपके ग्रुप में मिलेगा, है ना, तुरंत उसी के बाद इसका PDF फाइल भी आपको मिल चुकेगा। आप लोग मेरे उम्मीद से 2 पेज आप लोग उतार भी चुके होंगे अपने फेयर कॉपी पे, जिन 2 पेजों को मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, और आगे अब जहां तक मैं बताऊंगा वहां तक फिर से आपको उतारना है। चलिए तो यूजेस ऑफ एल्गी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला यूज जो है वो है एल्गी प्रोड्यूस फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, है ना। एल्गी क्या प्रोड्यूस करता है, तो एल्गी जो है भोजन का निर्माण करता है। किसके लिए, तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब होता है वैसे जीव जंतु जो कहाँ रहना पसंद करते हैं, जल में रहना पसंद करते हैं। नंबर 2 पे है ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक Anabaina are able to fix nitrogen in the form of nitrates and thus increase the fertility of soil। Blue green algae, है ना, जैसे उदाहरण के तौर पे नाम यहाँ पे दिया हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, नॉस्टॉक और एनाबाइना, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके मिट्टी में नाइट्रोजन को मिलाने का काम करते हैं। कौन से फॉर्म में, तो नाइट्रेट्स के फॉर्म में, और वहां से ये होता है क्या कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है केल्प्स जो कि सीवेड होता है आर द सोर्सेज ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम। केल्प एक प्रकार का सीवेड है जो कि बहुत अच्छा सोर्स है किसका, तो आपका आयोडीन का और पोटेशियम का। 4 नंबर पे लिखा हुआ है कि रेड एल्गी इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एजर ए सबस्टांस यूज्ड टू कल्चर ऑर्गेनिज्म। रेड एल्गी का इस्तेमाल करके एक सबस्टांस का फॉर्मेशन करवाया जाता है जिसका नाम है एजर, और इस सबस्टांस से क्या किया जाता है, तो ऑर्गेनिज्म्स को बढ़ावा दिया जाता है, कल्चर किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन जेली एंड आइसक्रीम्स, है ना, इसका इस्तेमाल करके, है ना, जेलीज और आइसक्रीम्स को भी तैयार किया जाता है। अगला जो है लिखा हुआ कि द सेल वॉल ऑफ डायटॉम्स आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ फाइन सिलिका। जो सेल वॉल्स होते हैं डायटॉम्स के, है ना, ये बहुत अच्छे फाइन सिलिका के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। दिस सिलिका इज यूज्ड इन मेकिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्लास एंड पोर्सिलेन। ये जो होते हैं आपके सिलिका, इसका इस्तेमाल करके विशेष प्रकार का ग्लास और पोर्सिलेन का निर्माण किया जाता है। अगला लिखा हुआ है कि एल्गी आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड सीवेड्स बाय जापानीज एंड चाइनीज। चाइनीज और जापानीज जो होते हैं एल्गी, है ना, को भोजन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कौन से एल्गी का, तो सीवेड्स का, है ना, जो समुद्र में बड़ा बड़ा एल्गी होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन भोजन में, तो आपके चाइनीज और जापानीज इसका इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में। अगला है कि एन एंटीबायोटिक क्लोरीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एल्गी क्लोरेला। क्लोरेला नाम के
एल्गी से एक एंटीबायोटिक का निर्माण किया जाता है जिसका नाम क्या है, क्लोरीन नाम है ना। इसका मतलब है कि आपका एल्गी का इस्तेमाल करके मेडिसिन को भी तैयार किया जाता है। अगला है हार्मफुल एल्गी के बारे में जानना, मतलब हार्मफुल, ये जो एल्गी होता है ये हमारे लिए हानिकारक भी होता है। जैसा कि मैंने कुछ ही दिन पिछले वीडियो में आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। चलिए तो पहले नंबर से देख लेते हैं। पहला नंबर है क्वाइट ऑफन एल्गी ग्रो प्रोफ्यूजली इन वाटर रिजर्वियर्स मींट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, है ना। एज अ रिजल्ट ड्रिंकिंग वाटर गेट्स हैड टेक ऑर्डर एंड कलर। ये क्या होता है कि एल्गी जो होता है आप जानते हैं कि वाटर रिजर्वियर्स में जो ही होता है ना। क्यों? क्योंकि ये पानी में ही जीवित रह पाता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज ए रिजल्ट ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने योग्य पानी होता है वो, उसका जो रंग होता है और उसका जो टेस्ट होता है, दोनों का दोनों क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो चलिए अगला को देखते हैं। अगला टॉपिक जो आपका है वो टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक है कि हम लोग सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे, है ना। जितनी कोशिश करेंगे हम लोग के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो, तो हम लोग जितनी कोशिश करेंगे कि आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं अगले को। लिखा हुआ है कि सेपालरस इज अ पैरासिटिक, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा, सेपालरस इज अ पैरासिटिक एल्गी विच अटैक एंड काउज डिजीजेस ऑन प्लांट लाइक टी, कॉफी इटीसी, है ना। आप लोग जानते हैं एक बीमारी होता है, एक पैरासिटिक एल्गी होता है जिसका नाम है सेपालरस, है ना। ये जो होता है ये करता है कि प्लांट्स में बीमारी लाने का काम करता है। किस प्रकार के प्लांट्स में? तो टी है, कॉफी है, इस प्रकार के प्लांट्स में ये बीमारी लाने का काम करता है। तो अभी आप लोग देखें कि एल्गी का, आप लोग एल्गी के बारे में पढ़े, फिर एल्गी का कितना टाइप होता है उसके बारे में पढ़े, फिर आप लोग एल्गी के साइज के बारे में पढ़े, उसके बाद आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े जिसमें कि आपको यूजफुल एल्गी था और हार्मफुल एल्गी था। अब जो नंबर 2 पे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है कौन? तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। लिखा हुआ बैक्टीरिया वेयर अर्लियर बिलीव्ड टू बी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट्स विथआउट क्लोरोफिल विच मल्टीप्लाई बाय फिजन। आप लोग यहाँ तक देख सकते हैं कि बैक्टीरिया को पहले जो है माना जाता था माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट। कहने का मतलब बैक्टीरिया को भी पहले ये मान के चला गया था कि ये जो है यूनिसेलुलर प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो भी अपने आप को मल्टीप्लाई, देख लीजिए बायोलॉजी में जहां पे भी आपको मल्टीप्लाई दिखाई दे इसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन। इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ विच मल्टीप्लाई बाय या विच रिप्रोडक्ट बाय फिजन, है ना। तो ये फिजन प्रोसेस के तहत अपने आप को रिप्रोड्यूस करने का काम करता है बैक्टीरिया। लेकिन इसको लंबे समय तक मान के चला गया प्लांट्स। क्यों माना गया? तो इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है दिस हैव बीन कंसीडर्ड टू बी प्लांट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसको बहुत लंबे समय तक बैक्टीरिया को आपको प्लांट्स माना गया। क्यों? तो इसके पीछे जो कारण है हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला कारण यह है कि देयर बॉडी इज सराउंडेड बाय अ फॉर्म सेल। इनका जो बॉडी होता है ये किस चीज से घिरा हुआ होता है? तो एक फॉर्म सेल से घिरा हुआ आता है। 2 नंबर में दे कैन यूटिलाइज लिक्विड फूड ओनली। ये जो होते हैं भोजन के रूप में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड तरल पदार्थों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। 3 नंबर में सम ऑफ देम कुड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनमें से कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने लिए सिंथेसाइज कर लेते हैं ऑर्गेनिक फूड, कहां से? तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से। 4 नंबर जो है ये क्या करते थे कि दे कैन सिंथेसाइज विटामिन, ये विटामिन को भी सिंथेसाइज कर सकते थे। 5 नंबर में है देयर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन आर सिमिलर टू दोज फाउंड एमंग लोअर प्लांट्स। इनका जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका था ठीक उसी प्रकार से था जैसे कि छोटे छोटे पौधे का होता है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाउएवर, जबकि नाउ आवर नॉलेज रिगार्डिंग दिस हैड इंक्रीज्ड एंड वी नो दैट द बैक्टीरिया आर नॉट प्लांट्स बिकॉज। अब जैसे जैसे हम लोगों की नॉलेज बढ़ी, जैसे जैसे इस पे खोज हुआ, है ना, तो बाद में ये साबित हो गया कि बैक्टीरिया जो है प्लांट नहीं है। तो क्यों प्लांट नहीं है? इसके पीछे भी कारण है। आखिर साइंस भी किसी चीज को कहता है तो उसके पीछे क्या देना होता है? एक रीजन देना होता है। अगर रीजन परफेक्ट होता है तब अच्छी बात, और रीजन परफेक्ट नहीं होता है तो वो साबित नहीं होता है। तो आइए इसके पीछे का 2 रीजन हम लोग देख लेते हैं। आपको दोनों रीजन मैं पहले हाईलाइट कर दे रहा हूं आप लोगों को देखने के लिए। पहला रीजन है कि देयर सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज एज इन प्लांट्स। इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता है, जबकि कि प्लांट का जो सेलुलोज होता है वो हमेशा, है ना, सेल वॉल जो होता है प्लांट का वो हमेशा सेलुलोज का बना हुआ होता है, जबकि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना हुआ नहीं था। लिखा हुआ हाउ ए फ्यू बैक्टीरिया कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे थे जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे थे। द बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम इज मच डिफरेंट फ्रॉम द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन प्लांट्स। और इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता था बैक्टीरिया में, कुछ में, उनको कहा जाता था बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो कि पौधे के क्लोरोफिल से बहुत अलग था।
है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बैक्टीरिया को पहले प्लांट क्यों कहा गया और बाद में उसको प्लांट की कैटेगरी से क्यों हटा दिया गया। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं साइज एंड स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। लिखा हुआ है कि साइज ऑफ ए बैक्टीरियम इज 1.25 मीटर। 1 मीटर यहाँ पे जो है देखिए एक म्यू छूट गया है, यहाँ पे गलती है, ये 1.25 मीटर नहीं है, ये है 1.25 माइक्रोन मीटर, यहाँ पे छूट गया है सिंबल, है ना। तो आप लोग इसको सुधार लेंगे। यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 1.25 मीटर नहीं है, ये है 1.25 माइक्रोन मीटर। माइक्रोन का सिंबल मुझसे छूट गया है, या फिर ये हुआ होगा कि ये पीडीएफ में कन्वर्ट होने समय उस सिंबल को रीड नहीं कर पाया होगा। फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ 1 मीटर ये नहीं है ना, ये 1 मीटर नहीं है, मैं इसको अंडरलाइन फिर से कर रहा हूँ, ये 1 मीटर नहीं है, ये 1 माइक्रोन मीटर है ना, इज इक्वल टू जिसके बराबर में होता है क्या है, तो 1/1000 मिलीमीटर होता है। फिर से आप लोग ये मेरी बातों को सुन लें, यहाँ पे लिखा हुआ जो है ये 1.25 मीटर नहीं, ये 1.25 माइक्रोन मीटर है, और यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ 1 मीटर नहीं, ये 1 माइक्रोन मीटर है, जिसका बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर इन डायमीटर। कहने का मतलब कि जो साइज होता है बैक्टीरिया का बहुत छोटा होता है ना। इसके बाद लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया मेजरिंग 0.15। फिर देखिए यहाँ मीटर है, जबकि ये मीटर नहीं है बाबू। आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे माइक्रोन का सिंबल डाला था, शायद पीडीएफ कन्वर्ट होने समय जो आपका फॉन्ट होता है, मेरे कंप्यूटर का जो फॉन्ट है वो इसको रीड नहीं किया और कर दिया मीटर, है ना। तो ये मेरी मिस्टेक नहीं है, कंप्यूटर की माइनर से मिस्टेकिंग है, जिसको आप लोग मेरी बातों को सुन के समझ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो सबसे छोटा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का साइज होता है वो होता है 0.15 माइक्रोन मीटर। फिर से मैं यहाँ कह देता हूँ आप लोगों को, फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये 0.15 माइक्रोन मीटर, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1.25 माइक्रोन मीटर, और ये है 1 माइक्रोन मीटर। यहाँ पे माइक्रोन का सिंबल है, जो कि शायद कंप्यूटर का फॉन्ट रीड नहीं करने के कारण पीडीएफ में कन्वर्ट होने समय ये यहाँ से हट चुका है। लिखा हुआ द लार्जेस्ट इज अ स्पाइरल शेप्ड मेजरिंग अप टू 15 माइक्रोन मीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए दिक्कत है ना, 15 मीटर नहीं है बउआ, यहाँ पे 15 माइक्रोमीटर है, माइक्रोन मीटर है, एंड यहाँ पे है 1.5 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। जो सबसे बड़ा जो होता है स्पाइरल शेप्ड आपका बैक्टीरिया, उसका जो साइज होता है डायमीटर का वो होता है क्या, तो 15 माइक्रोन मीटर से लेके 1.5 मीटर तक का होता है। लिखा हुआ बैक्टीरियल सेल हैज नो डिफिनिट न्यूक्लियस। बैक्टीरियल सेल के पास आपका डिफिनिट न्यूक्लियस नहीं होता है। इट हैज ए न्यूक्लियर मटेरियल बट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके पास न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, हेंस इट इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, है ना। इसी के कारण इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं एंड नॉट न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस नहीं कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। अगले बार जब मैं वीडियो लेके आऊंगा तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ शेप्स बैक्टीरिया ऑकर्स इन 4 साइज। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिखाना चाहता हूँ जिसको कि आप लोग बना लेंगे, है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन आंसर, ज्यादा क्वेश्चन आंसर आपको नहीं बनाने हैं, है ना। आप लोगों को होमवर्क में सिर्फ 20 क्वेश्चन आंसर्स बना के भेजने हैं, इसी को पढ़ना है और पढ़ के भेजना है। क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज और यहाँ लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको 20 तक बनाना है। कहाँ तक बनाना है, तो आपको 20 तक बनाना है ना। 1 से लेकर आपको कहाँ तक बनाना है, तो 20 तक इसका क्वेश्चन आंसर बना के आज शाम 4 बजे तक, है ना, हमको भेजना है। और साथ में जहां तक मैंने पढ़ाया मैं फिर से आपको एक बार दिखा दूं, है ना, कि जहां तक मैंने पढ़ाया आपको वहां तक क्या करना है कि वहां तक आप लोगों को फेयर कॉपी में नोट करके रखना है। आप लोगों के स्क्रीन पे मैं अभी तुरंत दिखा रहा हूँ कि कहाँ तक आप लोगों को करके रखना है फेयर कॉपी। चलिए, आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को यहां तक करके रखना है। ये देखिए लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, न्यूक्लियोइड एंड नॉट न्यूक्लियस, मतलब शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर तक आपको करना है। और कहां से करना है ये भी मैं फिर से आपको दिखा दूं, तो आपको करना है यहां से द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये सब आपको फेयर करना है। और करना कहाँ तक है, तो वो मैं फिर से एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो आपको करना है यहाँ तक, आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूक्लियोइड एंड नॉट न्यूक्लियस तक, और साथ में आपको बनाना है 20 क्वेश्चन आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्रों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। आप लोग होमवर्क बनाएं, है ना, फेयर करें और फेयर करके जितनी जल्दी हो सके हमारे व्हाट्सएप